आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर। कोई गुड इवनिंग क्वेश्चन? सर। गुड इवनिंग। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पहले पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, कल हम चंद्रवंश के बारे में बता रहे हैं। चंद्रवंश के बारे में जो कुमाऊं के थे उनके बारे में बता रहे थे। देखिए, आपको जो ज्ञानचंद्र के बारे तक बताया था कि जिन्होंने नंदा देवी अल्मोड़ा में जो नंदा देवी मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, किसने? ज्ञानचंद्र ने करवाया था। उसके बाद आता है जगत चंद्र। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, ये तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, जो जगत चंद्र का जो समय है, इसको क्या कहा जाता है? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके समय को। क्या कहा जाता है? कुमाऊं का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। सर ये लक्ष्मी चंद्र के बाद के हैं। हाँ, लक्ष्मी चंद्र की बात की है। तो कुमाऊं का क्या है? स्वर्ण काल इनके समय को कहा जाता है। गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण काल। देखिए, आपको ना कि इसमें 43 राजा है ना, सभी राजा के बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में समझिएगा। और आप परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें तो 60 राजा है, 60 है। तो सभी 60 इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम देखेंगे। तो जगत चंद्र को क्या है, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं इनके टाइम पीरियड को। मतलब इनमें क्या आता है कि जो चारों ओर से क्या शांति वगैरह था, मतलब युद्ध वगैरह कम थे और प्रजा पर टैक्स कम लेते थे, इसलिए इनको शांति का काल कहा जाता है। इसके बाद आता है कल्याण चंद्र बहादुर आता है। देखिए, इनके बाद कल्याण चंद्र बहादुर शासक बनते हैं। इनके समय पे अल्मोड़ा में एक महल बना जाता है जिसे चौमहला महल कहा जाता है। चौमहला महल कहा जाता है, जो इनके समय पे बनाया गया था अल्मोड़ा में। आपको बताया था कि अल्मोड़ा को राजधानी किसने परिवर्तन किया था? बालोचंद के समय पे परिवर्तन हुआ था, जो अल्मोड़ा शहर को स्थापित किया गया था। उसके बाद आता है देवी चंद्र। जो देवी चंद्र है, इसके शासन काल को क्या था? इसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। जैसा आपको बताया था, तुगलक जो मोहम्मद तुगलक थे, उनका जो योजना थे वो सफल नहीं हो पाया था, इसलिए क्या है उनका बहुत बड़ा निंदा हुई थी। उसी प्रकार से क्या था, इनके भी प्लान सफल नहीं हुआ था। इसके बाद चंद्रवंश के अंतिम राजा बनता है जिनका नाम है महेंद्र चंद्र। महेंद्र चंद्र क्या है? अंतिम चंद्र शासक। महेंद्र, ये महेंद्र चंद्र के समय पे 1790 में उत्तराखंड में गोरखा का आक्रमण होता है। यानी कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा का क्या होता है? आक्रमण होता है। और गोरखाओं के साथ क्या होता है? इनका युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है? ये पराजित हो जाते हैं। और पराजित जो हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? इन क्षेत्रों पे गोरखा का युद्ध होता है। तो इनके बीच में गोरखाओं का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को हवाला बाग का युद्ध कहा जाता है। हवाला बाग का युद्ध किन किन में हुआ था? महेंद्र चंद्र और गोरखाओं के बीच में हुआ था। महेंद्र चंद्र और क्या था, गोरखा के बीच में हुआ था। जो किसु का था? हवाला बाग का युद्ध था, अल्मोड़ा के नजदीक हुआ था। ध्यानिएगा, हवाला बाग का युद्ध हुआ था महेंद्र चंद्र और गोरखाओं के बीच। और 1790 से लेके
1815 तक यहाँ पे गोरखा का शासन रहता है, यानी कुल मिला के 25 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुमाऊं में कितने वर्ष गोरखा का शासन रहा? 25 वर्ष रहा। ठीक है। कुमाऊं में, उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है, यहाँ पे गोरखा का शासन रहा 25 वर्ष, यानी 1790 से लेके 1815। जब 1815 में संगोली का जो संधि होता है, ट्रीटी ऑफ संगोली, उसके बाद क्या होता है, इन क्षेत्रों को क्या है, अंग्रेजों को के आधिपत्य में आ जाते हैं, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके चंद्रवंश के शासकों के बारे में। यानी कुमाऊं में चंद्रवंश आपको पता था। अब हम बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र के। देखिए, गढ़वाल को जानने से पहले समझिए कि गढ़वाल में 52 यानी 52 गढ़ थे, और गढ़ किनका था? खस शासकों का गढ़ था। गढ़वाल क्षेत्र में हम आते हैं। गढ़वाल में कितने गढ़ थे? 52 गढ़ थे। और ये गढ़ किनके होते? जो खस शासक थे इनके, यानी खस राजाओं या शासक जो भी लिखिए, इनका गढ़ था। इसी में क्या होता है, जो एक परमार राजकुमार क्या होता है, इन क्षेत्रों में घूमने के लिए आते हैं, और जिनका नाम कनकपाल है। और यहाँ के जो राजा थे उस समय के, जो चंद्रपुरगढ़, इस राजा मतलब खस राजा थे, उन्होंने उनसे अपने क्या है, उनका पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ करवा दिया जाता है। और कनकपाल के साथ करने से क्या होता है, इन्होंने लगभग 688 में, जो चंद्रपुरगढ़ जिसे चमोली में स्थित है, वहां पे इन्होंने परमार वंश की स्थापना की। तो परमार वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे कनकपाल। ये कहाँ से आते हैं? मानते हैं, मान लेते हैं ये गुजरात या मध्य प्रदेश के आसपास से आए थे, माना जाता है गांधी जी। तो इस क्षेत्र में परमार शासक हुआ करते पहले, तो वहां से मानते आते हैं। और 688 में एडी में क्या है, परमार वंश की नींव रखा। और इन्होंने चांदपुर गढ़ को, कि जो गढ़ था उस क्षेत्र में क्या होता है, अपने राज्य स्थापित किया, स्थापित किया। ये चंदपुर कहाँ पे है? चमोली में। अभी भी क्या है, ये चंदपुर जो गढ़ है वो अभी जीवित है। अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि गढ़वाल में जो 52 गढ़ थे, उसमें से कौन सा गढ़ का अवशेष अभी भी मिलता है या दिखाई देता है, तो वो है चांदपुर गढ़। बाकी जितने बाकी 51 गढ़ है वो समाप्त हो चुका है, उनके कोई निशान नहीं मिलते, उनको अवशेष नहीं मिलता है, यानी पुरातात्विक स्रोत उसमें नहीं मिलते। तो 52 गढ़ों में से जो चांदपुर गढ़ थे, उसी पे क्या है, कनक पाल ने राज्य स्थापित किया था, परमार वंश। और यही परमार वंश जो है ना, यही परमार वंश 688 से लेकर 1949 तक क्या है, गढ़वाल में शासन करते, यानी जो मानवेंद्र शाह तक। इसके संस्थापक कौन है? कनकपाल है। और इस परिवार का, नहीं, परमार वंश का अंतिम शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह। समझ लीजिएगा, क्योंकि जब अंग्रेज आ जाएंगे तो क्या होता है, ये गढ़वाल से हटके क्या है, टिहरी हो जाएंगे, बस अंतर इतना हो जाएंगे, लेकिन वंश वही का वही रह जाएगा, परमार वंश ही रह जाएगा, यानी परमार वंश रह जाएगा। तो इसके संस्थापक कौन है? कनकपाल है। और अंतिम राजा कौन है? मानवेंद्र शाह, जो अगस्त 1939 में क्या है, ये 49 में क्या है, ये भारत संघ में मिल जाता है। और ये टिहरी जी डिस्ट्रिक्ट के रूप में भारत में मिलता है, बाद में टिहरी का अलग अलग इसमें जिले बनाए जाते हैं। तो ध्यान देगा। तो चांदपुर गढ़ में इन्होंने शासन किया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जो कनकपाल है,
ये चांदपुर गढ़ी को छोड़कर, गढ़ को छोड़कर इन्होंने एक नया राजधानी बनाया था, जो बाद में बनाया गया था, जो बर्बर वंश ने जो श्रीनगर में बनाया था। देखिए पहले इसने देवलगढ़ में बनाया था, फिर श्रीनगर में बनाया था, अलग अलग जगह पे इन्होंने क्या है राजधानी बनाया था। और इसमें क्या है टोटल 60 राजा हुए, टोटल 60 राजा हुए। उन सभी राजाओं के बारे में हमें आपको पढ़ना नहीं है। देखिए जो कनक पल के बाद बहुत सारे राजा हुआ, उसका ऐतिहासिक साक्ष्य हमें नहीं मिलता है कि उनका नाम क्या है, कब तक रहे, क्या है, ये हमें नहीं मिलता है। उसके बाद जो एक शासक बनता है जिसका नाम है अजयपाल। अजयपाल क्या होता है, सबसे पहले संपूर्ण गढ़वाल को जीतता है। परमार वंश का अगला शासक कौन बनता है, अजयपाल। अजयपाल क्या है, इनका है संपूर्ण गढ़वाल को जीत लेता है, गढ़वाल का विजेता। यानी बाकी जो 51 गढ़ थे उन 51 गढ़ को जीता। और इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके श्रीनगर स्थापित किया। इन्होंने अपने राजधानी को कहाँ स्थापित किया था, श्रीनगर स्थापित किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस परमार वंश के शासक ने संपूर्ण गढ़वाल को जीता था या विजय किया था या विजेता था, वो है आपका अजयपाल। अजयपाल ने सबसे पहले ये क्या काम किया। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से परमार शासक थे जो अकबर के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन कौन थे, अकबर के समकालीन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया ग्रुप सी में, ध्यान दीजिएगा। समकालीन परमार शासक, जो अकबर के समकालीन जो परमार शासक था उसका नाम है सहजपाल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए किस परमार शासक ने सबसे पहले अपने नाम के साथ शाह शब्द को जोड़ा है, यानी शाह जो शब्द है उसको सबसे पहले किसने जोड़ा है, को जोड़ने वाला पहला परमार शासक, ये है आपका बालभद्र शाह। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा कि बालभद्र शाह पहला शासक था जिन्होंने शाह की पदवी या कह सकते हैं टाइटल अपने साथ जोड़ा। पहले ये क्या था, पाल जोड़ते थे, बाद में क्या है शाह इन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। क्या जोड़ना शुरू कर दिया, शाह इन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। और ये जो बलभद्र शाह था ये 42वें शासक थे, 42वें शासक के रूप में ये जाना जाता है। उसके बाद इनके बाद इनका जो पुत्र बैठा उसका नाम था मानशाह। ये मानशाह के बारे में एक बात समझिए कि इन्होंने सबसे पहले कुमाऊं पे आक्रमण किया था, यानी कुमाऊं को जीतने का साहस किया था, किसने, मानशाह ने। पहला शासक जिन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, जीत नहीं पाया था वो अलग बात है, आक्रमण किया था लेकिन इन्होंने जीत नहीं पाया था। इन्होंने आक्रमण तो किया लेकिन इन्होंने क्या है उनको जीत नहीं पाया था। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि किस परमार शासक का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। तो जहांगीरनामा में किनका उल्लेख मिलता है, देखिए जहांगीरनामा में श्याम शाह का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। जहांगीरनामा में किस शासक का उल्लेख मिलता है, श्याम शाह का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिए श्याम शाह के बाद महीपत शाह बनते हैं।
इन्होंने सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र को जीत लिया था। देखिए, मान शाह ने सबसे पहले आक्रमण किया था, इन्होंने कुमाऊं को जीता था। कुमाऊं के कुछ क्षेत्र को पूरा नहीं जीता था, कुमाऊं को जीता था, कुछ क्षेत्र को जीत लिया था। देखिए, मान शाह ने क्या है, उन्होंने 7 बार आक्रमण किया था लेकिन जीत नहीं पाया था। लेकिन ये जो महीपत शाह है, इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र को जीता था, पहला परमार शासक थे जो कुमाऊं क्षेत्र को इन्होंने जीता था। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो महीपत शाह है, वो उस समय के जो मुगल शासक थे, उनसे युद्ध करते हुए उनका डेथ हो गया था। बाद में जो यही जो महीपति शाह है ना, इनकी जो पत्नी का नाम था कर्णवती। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी कर्णवती जिसे कहते हैं आप लोग। मतलब किसकी पत्नी थी? इनकी पत्नी। और इसे क्या है, आपने सुना होगा, जो नाक कान काटी महिला रानी कहा जाता है। नाक कान काटी रानी के नाम से जाना जाता है, के नाम से फेमस है। और इनके जो पुत्र थे, जो उनके संरक्षण में बने थे, वो है पृथ्वीपति शाह। इनका पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीपति शाह था। और ये जो रानी कर्णावती है, ये पृथ्वीपति शाह के संरक्षिका के रूप में काम किया। और इन्होंने किन किन सेनाओं को हराया था? कर्णावती ने मुगल सेना को हराया था। सेना को हराया था। ध्यान दीजिएगा, मुगल सेना को हराया था किसने? रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती ने क्या है? कर्णावती मुगल सेना को हराया था। और इन्हें नाक कान काटी रानी के नाम से फेमस है, या नाक काटी भी रानी कहते हैं, तो उनको ध्यान दीजिएगा। कई कान नाक कान काटे कहते हैं, अपमानित कर दिया था मतलब उनको हरा के, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और इनके पुत्र का नाम तो क्या था? पृथ्वीपति शाह था। पृथ्वीपति शाह। और ये जो पृथ्वीपति शाह है ना, इसी के समय पे पृथ्वीपति शाह के समय पे मुगल राजकुमार सुलेमान सिको सुलेमान सिको क्या है, गढ़वाल पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? सुलेमान सिको। और इनके साथ क्या थे? पत्रकार कह रहा हूँ, जो चित्रकार थे, जो मोलाराम की जो वंशज थे, वो इनके साथ आए थे। तो इनके समय पे क्या था, जो कुछ चित्रकार क्या थे, जो गढ़वाल राज दरबार पे आए थे, और उन्हीं से क्या है, गढ़वाल पेंटिंग का विकास हुआ था। जिसको गढ़वाली पेंटिंग कहा जाता है या गढ़वाल पेंटिंग कहा जाता है, उसी का क्या है, विकास माना जाता है। तो वो सुलेमान सिको के साथ आया था। देखिए, तो मुगल क्या था, राजकुमार था, जो दारा सिको के पुत्र थे। इनके पुत्र थे दारा सिको, क्योंकि इसके पिता को औरंगजेब ने मार दिया था, तो ये भाग के कहाँ आ गए थे? आपके गढ़वाल आ गए थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, गढ़वाल में जो चित्रकला का गढ़वाल पेंटिंग है, इसी के समय से शुरू हुआ था गढ़वाल चित्रकला। गढ़वाल चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और मोलाराम वाला आपको जब संस्कृति बताएंगे तब उसके बाद आपको बताऊंगा। पृथ्वीपति शाह के बाद जो शासक बनता है, उनका नाम है फतेह शाह। तो फतेह शाह के समय पे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हुआ, इन्होंने सहारनपुर पर आक्रमण किया था। फतेह शाह, इन्होंने क्या है, सहारनपुर पर आक्रमण किया था। पृथ्वीपति शाह के पोत्र थे, मतलब उसका पुत्र को गद्दी नहीं दिया था, बल्कि उसको अपने पोत्र को गद्दी दिया था। तो वो कौन थे? आपका फतेह शाह थे, उनके पौत्र। फतेह शाह के बाद देखिए, फतेह शाह के समय पे एक घटना और हुआ था। इन्हीं के समय पे
जो गुरु राम राय थे, राम राय, ये देहरादून पहुंचे थे, देहरादून आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गुरु राम राय किस शासक के समय पे आए थे। फतेह शाह के समय पे ये आए थे, तो ध्यान दीजिए। फतेह शाह के बाद क्या है, प्रदीप शाह शासक बनते हैं। प्रदीप शाह क्या है, इस समय यहाँ पे शासक बनते हैं। लेकिन जो प्रदीप शाह की जो समय है वो क्या था, उत्तराखंड गढ़वाल वाले क्षेत्र में क्या था, बहुत शांतिपूर्ण शासन था। तो इम्पोर्टेंट कोई काम इसके समय पे नहीं हुआ था। लेकिन इन्हीं के समय से क्या होता है कि जो गढ़वाल जो राजा थे उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगे। जो प्रदीप शाह के समय से क्या है, गढ़वाल जो राजवंश यानी परमार राजवंश थे उनकी शक्ति कमजोर होने लगी, क्योंकि गुटबाजी होना शुरू हो गया था। क्या होने शुरू हुआ था, गुटबाजी होना शुरू हुआ था। तो इस गुटबाजी के कारण क्या था कि वहां पे दो भाई, जो एक क्या था उनका नाम, प्रद्युम्न शाह थे, और प्रद्युम्न शाह और उनके जो भाई के बीच में क्या था, अनबन हो गया था। और उसके बीच के क्या था, उनका शक्ति बहुत कमजोर हो गया था गढ़वाल का। तो गढ़वाल का शक्ति जब कमजोर हो गया, तो देखिए सबसे पहले 1790 में, यानी 90 या 91 में यहाँ पे गोरखा का आक्रमण होता है। लेकिन क्या गोरखा पूर्ण रूप से जीत नहीं पाता है। लेकिन बाद में एक संधि होता है, उस संधि के अनुसार क्या होता है कि गोरखाओं को 25,000 रुपए सालाना देने की बात की जाती है। लेकिन धीरे धीरे जो शासन व्यवस्था कमजोर होने के कारण, और उसी समय क्या था, उत्तराखंड में 1803 में बड़ा बड़ा भूकंप वगैरह आया था। तो उससे क्या हुआ कि जो परमार शासक थे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए क्या है, 1804 ईस्वी में जो गोरखाओं ने फिर से क्या था, आक्रमण किया था गढ़वाल, गढ़वाल पर। और 1804 में देहरादून के नजदीक में एक मैदान है जिसे खुरबुरा का युद्ध कहते हैं, खुरबुरा का मैदान या खुरबुरा का युद्ध कहा जाता है। वहां पे क्या है, गोरखाओं ने परमार वंश के शासक को हरा देते हैं। और हराने के बाद फिर क्या होता है, 1804 से लेके 1815 तक क्या था, यहाँ पे गोरखाओं का क्या होता है, शासन हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है। पहले देखिए, पहले क्या है, गोरखाओं ने जो आपके परमार शासक थे, प्रद्युम्न शाह, इनके समय पे 1791 में गोरखा का आक्रमण होता है। इनका आक्रमण होता है, गोरखा का आक्रमण। लेकिन क्या था, इस आक्रमण में क्या होता है, गोरखा पूर्ण रूप से जीत नहीं पाता, लेकिन जो परमार शासक है उनको कमजोर कर देता है। तो इसमें क्या है, इन्होंने गोरखा के साथ एक संधि किया है। इस संधि के अंतर्गत क्या है, 25,000 रुपए उस समय के हिसाब से गोरखाओं को देने की बात की गई है, हर जाने के रूप में, जिससे गोरखा क्या आता है, गढ़वाल पे आक्रमण ना करे। लेकिन 1803 में क्या है, इन क्षेत्रों में बड़ा सा भूकंप आता है, और जो आंतरिक जो राजनीतिक कलह कारण क्या था, जो परमार शासक है या बहुत कमजोर हो जाते हैं। प्रद्युम्न शाह क्या, बहुत उनके जो शासन व्यवस्था है बहुत कमजोर हो जाता है। तो इसी का फायदा उठाने के लिए 1804 ईस्वी में गोरखा फिर से आक्रमण कर, गोरखा का दोबारा आक्रमण होता है। और इसी समय जो खुरबुरा का मैदान है, खुरबुरा का युद्ध होता है, कब हुआ था, 1804 में। ये कहाँ पे है, देहरादून में। इस युद्ध में क्या होता है, गोरखा का विजय हो जाता है।
गोरखा जीत जाता है। और 1804 से लेकर 1815 तक, यानी कुल मिला के 10.5 वर्ष उत्तराखंड में किनका शासक रहता है? गढ़वाल में, कुल मिला के उत्तराखंड में गढ़वाल में गोरखाओं का शासन रहता है। यानी 10 वर्ष तक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमाऊं में कितने वर्ष रहा और गढ़वाल में कितना, तो कुमाऊं में 25 वर्ष और गढ़वाल में 10.5 वर्ष। कुमाऊं में 25 वर्ष तक गोरखाओं का शासन रहा और गढ़वाल में क्या है, 10.5 वर्ष का क्या था, गोरखाओं का शासन रहा। और कौन से युद्ध में प्रद्युम्न शाह को हराया था? खुरबुरा का युद्ध। खुरबुरा कहाँ पे है? देहरादून पे है। और ये कब हुआ था? 1804 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध को आप लोग याद करके रखिएगा। देखिए, इस युद्ध के बाद जो प्रद्युम्न शाह है, इनका डेथ हो जाता है। डेथ हो जाने के कारण क्या है, इनका दो पुत्र था। एक तो गोरखाओं ने बंदी बना लिया था, ये पूछ सकता है। इनका एक पुत्र था कुंवर प्रीतम शाह। तो देखिए, इनके दो पुत्र थे। प्रद्युम्न शाह के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक क्या था? कुंवर प्रीतम शाह। और एक था कुंवर सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह, इनको क्या गोरखा ने बंदी बना लिया था, बंदी बना लिया था। और ये क्या है, हरिद्वार चले गए थे। हरिद्वार से क्या है, गोरखाओं से लड़ रहे थे, मतलब हरिद्वार से राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे थे। ठीक है, ये कहाँ चले गए थे? हरिद्वार चले गए थे सुदर्शन शाह। बाद में सुदर्शन शाह ने 1814 ईस्वी में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग से संधि किया था। सुदर्शन शाह ने किससे संधि किया था? लॉर्ड हेस्टिंग। हेस्टिंग से इन्होंने संधि किया था। ठीक है, कब किया था संधि? 1814 में किया था। और माना जाता है कि इस संधि में 7 लाख रुपए की बात हुई थी। कुछ विद्वान या इतिहासकार मानते हैं, कुछ मानते हैं कि केवल राज्य दिलाने की बात हुई थी। माना जाता है कि कुछ लोग कि इसमें 7 लाख युद्ध के खर्चाना के रूप में 7 लाख रुपए की मांग किया था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, केवल राज्य को वापस करने के लिए हुआ था। तो इसके बाद देखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 4 टुकड़ी भेजा देहरादून में। और उसके साथ क्या होता है, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में युद्ध होता है। अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में डाट पानी का युद्ध होता है। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है? डाट पानी का युद्ध होता है। जो रिस्पीना पुल आप लोगों ने सुना होगा, उसी के मैदान पे युद्ध होता है। उसी में क्या होता है, गोरखा लोग पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद देखिए, युद्ध कब होता है, यानी डाट पानी का युद्ध कब होता है? ये होता है 1815 में। किन के बीच होता है? अंग्रेजों अंग्रेजों और प्लस गोरखाओं के बीच होता है। इसमें क्या था, गोरखा हार जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या था, गोरखा मान नहीं रहे थे कि जो पराजित हुआ था वो उस पराजित को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब स्वीकार नहीं कर रहे थे, तब क्या है, इनको गोरखपुर और बिहार के क्षेत्रों में भी क्या पराजित कर दिया गोरखाओं। तब गोरखा विवश होके, जो गोरखा राजा थे नेपाल के, वो विवश होके अंग्रेजों से एक संधि करता है, जिसे आप कहते हैं संगोली का संधि। किसे कहते हैं? संगोली का संधि कहते हैं। ट्रीटी ऑफ संगोली का संधि का किनके केस में होता? अंग्रेजों। देखिए, इसमें उत्तराखंड के राजा कोई रोल नहीं है। ये भी क्या है, एक तरफ अंग्रेज थे, यानी उस समय के अंग्रेज सरकार थे, और एक तरफ क्या था, गोरखा। ये हुआ था 1815 में, लागू हुआ 1816 में। देखिए, संधि हुआ था 1815 में, और ये लागू हुआ कब?
1816 में ये लागू हुआ। अब लागू होने के बाद देखिए क्या हुआ, लागू होने के बाद ये संधि जब लागू हुआ तब अंग्रेजों ने क्या किया कि गढ़वाल के जो पूर्वी भाग है, जो 7 लाख रुपए आपको बताया था, तो 7 लाख रुपए के एवरेज में जो पूर्वी भाग था उसे क्या है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किसे मिला लिया था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और बाकी जो टिहरी वाला जो क्षेत्र था उन क्षेत्रों को क्या है टिहरी रियासत के अंतर्गत रखा गया था। और आपसे बोले कि टिहरी रियासत का अगर पहला शासक आपसे अगर पूछा जाए तो वो है सुदर्शन शाह। अब ये वंश वही है लेकिन अब राज्य का आकार छोटा हो गया। अब क्या हो गया, गढ़वाल से क्या हो गया टिहरी रियासत में आ गए हम लोग, लेकिन वंश वही है। तो टिहरी रियासत का पहला शासक कौन थे? प्रथम शासक या राजा कह सकते हैं, यह है सुदर्शन शाह, जो अंग्रेजों के सहायता से गद्दी पर बैठा था। कौन था? सुदर्शन शाह था। तो सुदर्शन शाह पहला शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के सहायता से गद्दी पर बैठा था। सुदर्शन शाह के बाद बनता है भवानी शाह, बनता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्रताप शाह बनते हैं। प्रताप शाह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके समय पे प्रताप शाह के समय पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यह है कि इसी के समय पे उत्तराखंड में यानी गढ़वाल वाले क्षेत्र में या टिहरी रियासत कह सकते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुआ था। प्रताप शाह के समय पे क्या हुआ था कि जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो प्रताप शाह के बाद जो बनता है वो है नरेंद्र शाह। कीर्ति शाह बनते हैं, कीर्ति शाह के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नरेंद्र शाह लिख लीजिएगा। उसके बाद कौन बनता है? नरेंद्र शाह। देखिए जो नरेंद्र नगर है ना, इन्होंने बनाया था। और एक बात और समझ लिएगा, सुदर्शन शाह जब पहला शासक बनते ना, तो देखिए पहले राजधानी कहाँ था? श्रीनगर था। अब राजधानी कहाँ हो गया? टिहरी हो गया। उनकी राजधानी क्या हो गया? टिहरी हो गई उनकी राजधानी। ध्यान दीजिएगा, टिहरी ने राजधानी बनाया था। नरेंद्र शाह के समय पे सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था, यहाँ पे जो प्रजामंडल की मांग की गई थी, जो प्रजामंडल सभा बना था वो बना था। यानी कुल मिला के यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रादुर्भाव हुआ, यानी आंदोलन जो शुरू हुआ वो है आपका नरेंद्र शाह के समय पे हुआ। दूसरी बात है श्रीदेव सुमन की डेथ इसी के समय हुआ था। तीसरी बात है जो नरेंद्र नगर का स्थापना किया गया था, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने किया था? नरेंद्र शाह ने किया था। इस समय क्या था, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन जो टिहरी में। उसके बाद श्रीदेव सुमन की डेथ की मृत्यु हुई, इसी के समय हुआ था। 1900 कब हुआ था? 44 में हुआ था। 25 जुलाई 1944 में किसका मृत्यु हुआ था? श्रीदेव सुमन की जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है।